नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस की। जी हां, इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में जीएसटी कम करने की अपील की है और कहा है कि इससे परेशानी बढ़ रही है। पहले देखते हैं नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा क्या है। वो अहम बातें आपको बताते हैं जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से जीएसटी हटाया जाए। ये अपील उन्होंने इस चिट्ठी में की है। जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है, ये बात भी अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने कही है। नागपुर जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने उठाया है और कर्मचारी संघ चाहते हैं कि लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी बिजनेस ग्रोथ के लिए बाधक है, ये भी बात इस चिट्ठी में कही गई है। जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार किया जाए, ये अपील उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है। तो जीएसटी को लेकर ये चिट्ठी सुर्खियों में बनी हुई है। इसमें बहुत सारी अहम बातें बोली हैं, खासकर वो बातें बोली हैं जो एक आम आदमी से सीधा ताल्लुक रखती हैं और ये चिट्ठी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि अलग अलग जो प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस के, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो और कोई इंश्योरेंस का प्लान हो, उस पर तमाम तरह की अलग अलग दरें लगाई जाती हैं जीएसटी के। और उसके बाद जीएसटी के जो प्रीमियम तय होता है, जो पॉलिसी का प्रीमियम तय होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। बीमा क्षेत्र से जुड़े लोग इस मसले पर क्या कहते हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। उनका मानना यह है कि जीएसटी ज्यादा होने से परेशानी बढ़ी है। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने से बचते हैं। 18% जीएसटी देने से प्रीमियम में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, तो एक बड़ी वजह है लोगों के इससे बचने की भी। अब सवाल यह है कि इस चिट्ठी के बाद चर्चा तो हो रही है खूब इसको लेकर, लेकिन सवाल यह है कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पर क्या जीएसटी घटेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल केडिया जी हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समीर भाटी जी का ही रुख करना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर या किसी भी किस्म के इंश्योरेंस पर, और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर हम बात करें, उसको लेकर जीएसटी पर आपका क्या नजरिया है, और जो नितिन गडकरी ने अपील की है, मांग उठाई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर तो इस बारे में बहुत लंबे समय तक बात चल रही थी और हम भी इस चीज को बार बार प्रपोज कर रहे थे, क्योंकि हेल्थ का देखिए जिस तरह से महंगा कॉस्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को ऐसा देखें तो कोई वो उस तरह की नेसेसिटी नहीं होती, इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है कभी भी किसी भी पेशेंट को, पर प्रीमियम उसको थ्रू आउट पूरे ईयर हमेशा देना पड़ता है। और जितना हम देखते हैं, पेशेंट बहुत रिलक्टेंट होते हैं कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी को लेने के लिए प्रीमियम को देख के। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स को काफी प्रॉब्लम आती है इसमें, सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि पहले तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर उनका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है क्योंकि उनको पहले से कई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है। तो ओवरऑल मतलब इंश्योरेंस लेने से, मेडिकल इंश्योरेंस लेने से लोग कतराते हैं, पर अगर ये फाइनल हो जाता है, जीएसटी इसमें हट जाती है, तो मैं समझता हूँ काफी हद तक लोग जो अभी जी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं वो लेंगे। इसके लिए वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत में बात करें तो देखिए वो बीपीएल के लिए और एक स्पेसिफिकली ग्रुप के लिए है, और ज्यादातर लोगों का रुझान रहता है कि प्राइवेट अस्पतालों में ही उनको ट्रीटमेंट मिले। तो उसके लिए मेडिक्लेम लेना सब चाहते हैं, पर प्रीमियम की वजह से उनको काफी हिचकिचाहट। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, वो ये, क्या हेल्थ सर्विस को और जो अन्य सर्विसेज हम लेते हैं किसी भी किस्म की, उनको एक तराजू में तौला जा सकता है? क्योंकि अगर टैक्स की दरें हम देखें तो ऐसा लगता है कि एक तराजू में इनको तौला जा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोला जाना चाहिए। देखिए, अब इसमें जैसे अभी इस बार के बजट के अंदर जैसे हमारी कैंसर की 3 दवाएं थी, उनके ऊपर से कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन हुआ है, तो वो एक काफी सराहनीय कदम है। तो कैंसर इस तरह के ट्रीटमेंट के अंदर, हेल्थ के ट्रीटमेंट में लाइफ सेविंग ये कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इसको आप बाकी चीजों के, बाकी सर्विसेज के साथ
कंपेयर कर नहीं सकते। और जैसा भारत के अंदर भी देख रहे हैं जो डिजीज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जी। जब हमारे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे से भी जीएसटी हट जाएगी। मैं सीधे यहाँ पर रुक करना चाहूँगा गोपाल केडिया जी का। गोपाल जी, जब जीएसटी को लेकर मीटिंग्स का दौर चल रहा था इसके लागू होने से पहले, तो अलग अलग कैटेगरीज इसकी बनाई गई थी और ये भी उस समय चर्चा का विषय बना था कि किस कैटेगरी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। हेल्थ सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाना, मेडिकल इंश्योरेंस को जीएसटी के दायरे में लाना। एक सवाल और उठता है, वो ये कि कोई अस्पताल में अपना इलाज कराने जाए और उसके लिए प्रीमियम के जरिए जो लेता है पॉलिसी, उस पर उसको जीएसटी देना पड़े, तो क्या ये जायज है आपकी नजर में? नहीं देखिए, हेल्थ जो है, हेल्थ को मेंटेन करना ये एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। जिस समय फिटमेंट कमेटी जीएसटी काउंसिल की अलग अलग दरें तय कर रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी में जाएगा, उस समय से ये चर्चा उठ रही थी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको इससे एग्जेम्प्ट रखा जाए। और इंश्योरेंस भी देखिए कई तरीके का होता है। एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है और एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस होता है। जी। तो मेरा ये मानना है, और गडकरी जी ने ये सही समय पर, चूंकि अभी नई सरकार है, तो ये मुद्दा उठाया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर में जो 18% जो जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को हटा देना चाहिए। और निर्मला सीतारमन जी से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, चिट्ठी भेजी है। निर्मला सीतारमन जी ड्यू कोर्स में जीएसटी काउंसिल के सामने ये मुद्दा रखेगी और ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि जो टर्म इंश्योरेंस है, प्योर इंश्योरेंस है, उसमें निश्चित रूप से छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी का अगर हम पूरा ब्यौरा देखें तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा पूरे साल का कलेक्शन हो रहा है, जो सरकार ने इतना सोचा भी नहीं था। 12 लाख करोड़ का उनका टारगेट था। जी। तो चूंकि सरकार के अभी जीएसटी में काफी कलेक्शन है, तो सरकार निश्चित रूप से ये छूट दे सकती है और इस सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। चलिए, ये तो आपने बताया गोपाल जी की जो हेल्थ सर्विस है उसको आवश्यक सेवाओं के तहत रखा जाना चाहिए, उसको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पॉलिसीज हैं, अलग अलग बीमा क्षेत्र में अलग अलग प्लान्स मिलते हैं, उसमें टर्म भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें एंडोमेंट भी है, इसमें बहुत सारे और भी प्लान्स आते हैं। क्या सभी बीमा को एक तराजू में तौला जाए, या इसमें भी आप सोचते हैं कि इसमें भी वर्गीकृत कर दिया जाए, इसको कैटेगराइजेशन इसका किया जाए? निश्चित रूप से एक एक तराजू में नहीं तोला जाए, इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। मैंने जैसे पहले कहा, जो प्योर इंश्योरेंस है, जो टर्म इंश्योरेंस है या प्योर हेल्थ इंश्योरेंस है, इस पर जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट या इंडोमेंट पॉलिसी है, उन पर आप जीएसटी लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें पैसे वापस मिलते हैं। लेकिन जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है, उस पर इंश्योरेंस जीएसटी जो है एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर भाटी का यहाँ पर रुक करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि अगर जीएसटी हटता है, खासकर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूँ, हालांकि गोपाल जी का मानना यह है कि जिनमें रिटर्न आता है जिन पॉलिसीज़ के जरिए, उनमें भले ही जीएसटी लगा दिया जाए, लेकिन जो आवश्यक, जो एकदम ज़रूरत है इंसान की, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आप, क्योंकि आप डील करते हैं तमाम ऐसे केसेस को, हॉस्पिटल्स में केसेस आते हैं, अगर ये जीएसटी हटता है हेल्थ इंश्योरेंस से, तो आपको लगता है इसका दायरा बढ़ेगा? बिल्कुल 100% इसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अभी प्रीमियम को देख के ही लोग कई बार उसमें हिचकिचाहट रहती है। और दूसरा एक चीज और भी कि कई बार कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता भी है तो वो फिर कंपैरिजन करता है कि जो मुझे सस्ता मिल रहा है, पर उसमें अल्टीमेटली कई बार कई चीजें कवरेज होती नहीं है। हमें ये देखना होता है कि आपको कुछ ओपीडी की सर्विसेज भी उसमें कवर्ड हो, आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी उसमें कवर्ड हो। बट वो तभी हो पाएगा जब प्रीमियम अगर उनका कम रहेगा। तो अगर आपने पॉलिसी ले ली और उसमें प्रीमियम कम रहा, और कई तरह के ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें खर्चा ज्यादा होता है, तो मैं समझता हूँ दायरा भी बढ़ेगा। और जो दूसरे हाई एंड ट्रीटमेंट है वो भी फिर लोग उसके अंदर कवर कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम कम हुआ तो आपको ओवरऑल इसमें बेनिफिट मिलेगा जी। और लोग काफी इंस्पायर्ड रहेंगे। जी और जी। ये डॉक्टर साहब इसलिए भी क्या जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर की जब बात आती है तो वहां पर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा बेहतर है, सुविधाएं वहां पर कहीं ज्यादा बेहतर हैं, सर्विसेज वहां पर कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और अगर हेल्थ प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होगा, उसका दायरा बढ़ेगा, तो वो एक अच्छी सर्विसेज हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए हाई एंड ट्रीटमेंट है, जो बड़े ट्रीटमेंट है, बड़े तरह के, जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरी और कई तरह की इस तरह की प्रीमियम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिनकी जरूरत पड़ती भी है, वो बड़े अस्पतालों के अंदर ही अवेलेबल है। तो आई थिंक अगर वो मेडिकल और
पेशेंट चाहते भी है, लोग चाहते भी है कि उनको बिल्कुल क्वालिटी सर्विसेज मिले। तो अगर प्रीमियम कम हो जाएगा आपका जीएसटी हटने के बाद, तो डेफिनेटली लोग इसको लेंगे और इससे डेफिनेटली डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट होगा। और जैसा देख भी रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की भी इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनका भी प्रीमियम काफी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ रुझान है कि प्रीमियम ये काफी ज्यादा पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली जीएसटी हटाने से मैं समझ रहा हूँ कि दायरा काफी ज्यादा बढ़ेगा। मैं गोपाल जी का यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। गोपाल जी, एक तर्क इसके खिलाफ ये हो सकता है कि आपको आयकर पर छूट मिलती है, खासकर मेडिकल इंश्योरेंस जब आप लेते हैं या कोई भी बीमा पॉलिसी लेते हैं तो आपको वहाँ पर आयकर पर छूट मिलती है, सरकार आपको सुविधा दे रही है। तो ऐसे में अगर जीएसटी सरकार वसूलती है तो ये तो एक हाथ देना एक हाथ लेने वाली बात हो गई। देखिए, सरकार जो वसूल करती है उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सरकार का कलेक्शंस जो है बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए सरकार को किसी सेक्टर को अगर छूट मिल जाती है तो सरकार को इसमें खुश होना चाहिए, वो सेक्टर अपने आप प्रमोट करेगा। और ये बेसिकली सोशल सर्विसेज, भारत में वैसे भी सोशल सर्विसेज के लिए कुछ नहीं किया जाता है, हम अपने आप अपनी सोशल सिक्योरिटी तय करते हैं। तो सरकार को इसमें निश्चित रूप से डिसीजन लेना चाहिए। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स एक्ट में 2 रेजीम चल रही थी, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम। तो ओल्ड रेजीम में जो है, जो मेडिकल एम लेते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट करते थे, 80C के भीतर 1,50,000 का छूट मिलता था जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते थे, या मेडिक्लेम लेते थे उसमें 25,000 या 50,000 का कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलती थी। ये भी सरकार ने न्यू स्कीम में बंद कर दिया। तो सरकार को कहीं ना कहीं इंसेंटिव देना चाहिए जिससे ये सेक्टर आगे बढ़े और लोग अधिक से अधिक इस प्रोडक्ट को लें। इंश्योरेंस देखिए कंपलसरी है, सबको लेना चाहिए। सरकार भी बीपीएल, जैसा भी भाटी साहब ने कहा कि बीपीएल सेक्टर में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कर रही है, तो अपनी 100% पॉपुलेशन को इंश्योरेंस सेक्टर में कवर होना चाहिए, इसीलिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जी, ये जो प्रीमियम के रेट हैं, गोपाल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम के रेट हैं, ये कहा जा रहा है कि जीएसटी अगर 1% हट गया तो उसमें उसकी गिरावट आएगी। क्या आपको लगता है कि प्रीमियम कम होने से इसका दायरा बढ़ेगा, लोग और ज़्यादा इसमें आएंगे? इसको हम कैसे देखें? ये एक आम आदमी की ज़रूरत के तौर पर इसको देखें या इसको इंडस्ट्री डिमांड के तौर पर देखें? देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर सरकार ये डिसीजन लेती है कि इस पर जीएसटी नहीं हटाना आता हूं गोपाल जी, मैं आपके पास आता हूं। इस समय में रुकना पड़ेगा लोकसभा का, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी कुछ बात कह रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। मानवर पर्टिकुलर एक किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं, 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 एनडीआरएफ के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे संविधान की स्कीम के तहत 2 हिस्सों में जिम्मेदारी आती है। एक, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहां लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सर्जित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण कर राज्य सरकारों को और देश की जनता को अलर्ट करना। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो सूचनाएं भेजता है इसके अनुरूप लोगों को समय से पहले ही, आपदा आने के पहले ही वहां से हटाना, उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना। और मान्यवर, मैं कई राज्यों ने ऐसा सफलतापूर्वक करा है। एक जमाने में 2000 के जमाने में केरल में साइक्लोन आया, करीब 10,000 लोग मारे गए थे।
परंतु अभी अभी केरल में साइक्लोन आया, सिर्फ एक जान गई क्योंकि 7 दिन पहले सूचना दी गई थी और पूरा इवैक्यूएशन कर लिया गया था, इसलिए सिर्फ एक जान गई। और गुजरात में भी साइक्लोन आया, गुजरात में भी 7 दिन पहले सूचना पहुंच गई थी, पूरा इवैक्यूएशन हो गया। मैं गर्व के साथ कहता हूं, एक भी जान नहीं गई, एक भी पशु भी नहीं मरा है, क्योंकि संपूर्णतः 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है। राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है किसको उठाए। मैं कोई किसी पे दोष मढ़ना नहीं चाहता, मैं ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं और उनको ऐसा है कि केंद्र सरकार को घेर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी स्पष्टता कर रहा हूं मान्यवर। और यहां पर कई रिपोर्टों में, अब माननीय हमारे सदस्य के लिए, बेंगलुरु एमपी के लिए बहुत बड़ा आक्रोश दे दिया कर दिया गया, मगर ये वास्तविकता है कि आईआईटी दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहां से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाए जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए, ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। और 4000 परिवारों को हटाना चाहिए, वो भी इंगित किया गया कि कौन से 4000 परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए। और मान्यवर, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, यही जो दुर्भाग्यवासी लोग हैं जिनके लिए पहले से सूचना 6 साल पहले दी गई है कि इनको हटा लीजिए वरना ये रिस्क में है। अब नहीं हटाया गया, मगर फिर भी जैसे ही सूचना आई, एनडीआरएफ राज्य में जा सकती है। एनडीआरएफ को लगाने का काम कलेक्टर के ऑर्डर से ही होता है। जैसे ही कलेक्टर ने सुबह 4 बजे हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम पहुंचे, लोगों को बचाया, सेना पहुंची, इंडियन एयरफोर्स पहुंचा, हेलीकॉप्टर पहुंचा, हमारी सीआईएसएफ की टुकड़ी एक वहां थी, वहां पहुंचा। सेना ने तत्काल एक कच्चा ब्रिज बनाया, उस पर से 1000 लोगों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों को बचाने का भी काम हुआ है। मगर कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जिनको हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में सभी राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं 2014 के बाद बनी है, एक मैं बिल भी लेकर आने वाला हूं, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। कृपया आप इसका अभ्यास करिए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहां तक स्फूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, हर वर्टिकल आज वहां मौजूद है, दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं, मेरा कार्यालय और मैं भी ले रहे हैं। नित्यानंद राय जी हर रोज 4 घंटे वहां पर कंट्रोल रूम में खुद मेरे एमओएस बैठ रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इतना केरल की जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी। रेल विभाग पर चर्चा, श्रीमती संध्या राय। तो अभी आप लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। वायनाड में जो त्रासदी हुई है उस पर वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय रहते आपदा की जानकारी दे दी गई थी, बाढ़ बारिश की जानकारी दे दी गई थी और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया सदन को कि केरल सरकार के साथ इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और राहत और बचाव कार्य में जो भी जरूरी होगा वो पूरे ताकत के साथ किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली के कोचिंग हादसे की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे होगी।
कोचिंग सेंटर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कुटुंब नामक संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी सिर्फ अपनी जवाबदेही दूसरे पर डालने की कोशिश कर रही है। आखिरकार चालक को क्यों गिरफ्तार किया गया, आखिर उसकी क्या जिम्मेदारी थी? कोर्ट ने कहा कि आप हर बाईपास करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साथ ही आप जूनियर अफसरों पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सीनियर अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि ऐसी घटना आखिर हुई ही क्यों? इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। आखिर देश के पुराने मूलभूत ढांचे को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा? सीधे सीधे ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही कि जो फ्रीबीज कल्चर आप लेके आए हैं और आपके पास फंड नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 साल पुराना है, आप जो आबादी जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था वो 6-7 लाख लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बनाया गया था, लेकिन आज लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है। तो और आपके पास फंड नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लेना चाह रहे हैं, आप पानी का बिल लेना नहीं चाह रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बदले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो अगर आपको फ्रीबीज कल्चर देना आप दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करिए। राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार सभी कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने जा रही है। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने के लिए प्रस्तावित कानून पर दिल्ली सरकार ने यूपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठक की। इसमें दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के अलावा दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी शामिल हुई। बैठक से पहले आतिशी ने कहा, जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। कानून बनाने के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स भी होंगे। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए वो कानून लेकर आएंगे और इस घोषणा के तुरंत बाद छात्रों से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ दिल्ली सरकार ने अपनी पहली बैठक भी की है। अभी बैठक से ही छात्र निकल के आए हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम आयुष राज तिवारी है। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से आया हूँ। मैं वहाँ पे पिछले 1 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है। मीटिंग हुई आपकी मंत्री जी के साथ में, क्या उन्होंने कहा, आप लोगों ने क्या कहा? वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी देर तक मीटिंग चली, लगभग 1-1.5 घंटे के करीबन। हाँ। वहाँ पे मीटिंग के दौरान उन्होंने हमसे हमारी पूरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, हमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, छोटी से लेके हर बड़ी प्रॉब्लम्स तक डिस्कशन हुआ। हमने भी अपनी बातें रखी, हमें कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। दोनों तरफ अच्छा डुअल टोन कन्वर्सेशन हुआ, अपने बातें रखी और फिर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ये सब भी बातें हुई। तो अच्छा। कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा रहा। किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं जो आपने यहाँ पर रखी, उनको बताया ताकि सरकार को पता चले कि कानून किस तरह का होना चाहिए? हमने सारी प्रॉब्लम बताई, जैसे पानी नहीं आता है, वो वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया है, करंट का प्रॉब्लम हो गया है, सारे तरह के कि वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन अलग ही लेवल चलता है, रेंट का प्रॉब्लम बताया, ब्रोकर का प्रॉब्लम सारा बताया। तो उन्होंने अच्छे से सबका सुन लिया। बट यही है कि ये रिस्पॉन्स है, ये पहले होना चाहिए था। अब बाकी की चीज़ ये तो होने के बाद रिस्पॉन्स है, तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें ना उसके लिए प्रोएक्टिवली देखा जाए तो सही होगा। तो आपको लग रहा है कि इस तरह का कुछ अगर कुछ सोचा गया, इससे कुछ समाधान होगा आगे के लिए, या लग रहा है कि खाली जुबानी जमा खर्च हो रहा है? जी, इस बार तो मतलब भारी लेवल पे एक्शन लिया गया है। हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, मतलब काफ़ी मीडिया भी आई है, काफ़ी लोग भी आए, एक्शन लिया गया। तो इस बार समाधान की उम्मीद तो है हमें। अच्छा, क्या ये बात सही है कि ये जो घटना हुई है ये एक इसके बहाने ही सही, लेकिन आप अपनी और दूसरी समस्याएं जो हैं वो भी उठाने में कामयाब हो पा रहे हैं जो पहले कोई सुन भी नहीं रहा था? हाँ, ये तो हुआ है कि हम अपनी जो बाकी जो लैंडलॉर्ड से दिक्कत हुआ करती थी, रेंट को लेके, लाइब्रेरीज को लेके, हम सारी प्रॉब्लम्स है कि हम उन्हें और आगे रख सकते हैं, अच्छे से आगे रख पाएंगे। जैसे आप किराए पे रह रहे हैं तो वो तो कभी सुन भी नहीं रहा होगा कोई अभी तक। जी बिल्कुल। अब लेकिन आप सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं, हम लोग तो सुन रहे हैं। हाँ, तो कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अच्छा है कि इस घटना के बाद ही सही इस पे फोकस हो रहा है। बस कंटिन्यू रहे, ऐसा ना हो कि महीना भर हवा चले और फिर बाद में गायब हो जाए, ऐसा ना, कंटिन्यू रहे, फोकस रहे। ये ना हो कि बस अभी ध्यान दे दिया और बाद में चले गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो राजनगर में हादसे के बाद से ही छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों को पुलिस ने आज से हटाना शुरू कर दिया। हादसे के बाद से ही छात्र
प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बैठे थे, लेकिन मुखर्जी नगर में छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। इस वक्त मैं हूं राजेंद्र नगर में और यहां पर पिछले कई दिनों से बैठे छात्रों को अब दिल्ली पुलिस डिटेन करके यहां से ले जा रही, क्योंकि छात्रों का जो एक गुट है वो एमसीडी कमिश्नर से मिलने गया है और यहां पर छात्र कई गुटों में बट गए थे। उसके बाद यहां पर दिल्ली पुलिस ने बाकी छात्रों को डिटेन कर लिया है और यहां से पुलिस छात्रों को लेकर जा रही है। कुछ छात्रों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। आप लोग डिटेन हो गए? नहीं है, कुछ बाहर से पॉलिटिशियंस आ रहे हैं तो छात्र तो वो पॉलिटिशियन क्या छात्र ही पॉलिटिशियन है? सर छात्र नेता हैं बट वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते। कहाँ ले जाए? हमें सिविक सेंटर लेके जा रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर छात्रों को लेकर दिल्ली पुलिस निकल गई है और यहाँ पर ये राउज आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से छात्र बैठे हुए थे और उन छात्रों को अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ से लेकर निकल गई है। यहाँ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो छात्र यहाँ कुछ बच्चे हैं उनसे भी पुलिस बात कर रही है, उनको भी यहाँ से हटा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये इलाका बंद है, ये जो पूरा मार्केट है ये बंद है। इसीलिए यहाँ पर छात्रों की जो तमाम मांगे हैं उनको लगभग मान लिया गया है और जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ आकर बात की थी। एमसीडी कमिश्नर ने यहाँ पर आकर बात की है, जो यहाँ के डीसीपी हैं, डीसीपी सेंट्रल, उन्होंने छात्रों से बात की है। इसके बाद छात्रों को यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कुछ छात्र यहाँ पर बचे हुए हैं जिनसे पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं। ये छात्र यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं और उनसे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी छात्रों को पुलिस ने यहाँ से डिटेन कर लिया है और अब महज कुछ छात्र बचे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से तमाम जो छात्र हैं उनको पुलिस डिटेन कर रही है और यहाँ से लेकर जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से जो तमाम जो करेंगे। आपके कई साथी जो यहाँ से ले गए हैं वो कहाँ गए हैं? अभी वो बात करने के लिए गए हैं। अच्छा। आश्वासन दे रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कब सही होगा? फिर वही होगा, फिर वही रिपीट होगा। मुखर्जी नगर में साल भर से चल रहा है ये सब चीजें। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? डिटेन नहीं, उनको लेके जाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव आए साथ में। ये क्या तरीका होता है? अच्छा। तो आप लोग क्या मांगे अभी रह गई हैं? अभी हमारी मांगे जो हुई है अभी पूरी तरह से उस पर आश्वासन नहीं आया है कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा। हमें मिल जाए हम चल जाएंगे। अच्छा, तो कई अधिकारी मिले हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी आपसे मिलने आए थे, एमसीडी कमिश्नर मिलने आए थे, एलजी मिलने आए थे, उसके बाद भी बात नहीं बन पा रही है। वो आए, आश्वासन दिए, हमें लिख के नहीं दिए कि होगा। अच्छा। ये तो पिछले साल से भी हो रहा है कि आप आते हो जाते हो, लिखित में हमें नहीं मिलता नोटिस। अच्छा, तो आप चाहते हैं लिखित में दें? वो लिखित में दें, हमारी बात माने तब हम हटेंगे। ऑब्वियसली हम कोई खाली नहीं बैठे हैं, सब बंदे अपने अपने लाइब्रेरी में मेंस के टाइम में अभी वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे खाली नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, तो आपके बाकी साथी कहाँ हैं? और अभी पुलिस लेके गई है उनको बात करने के लिए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का हूँ। अच्छा, अभी कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। 2 साल से। तो आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, इस राव कोचिंग सेंटर के आसपास ये तमाम कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद पड़े हैं, क्योंकि छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके चलते न केवल कोचिंग सेंटर बल्कि आसपास का जो मार्केट है वो भी यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है उसने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। वहीं जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं अब उनको बारी बारी से पुलिस यहाँ से ले आ रही है। आप देखें एक और बस यहाँ पर आ गई है और जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे उन छात्रों को भी अब पुलिस यहाँ से लेकर जाएगी। तो ये जो पूरा इलाका है ये ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर यह हादसा हुआ था और जहाँ करीब 100 की संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में छात्र बैठे हुए थे उनको पुलिस अब बारी बारी से लेकर जा रही है। अब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर का मालिक है अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह, इसके अलावा जो बेसमेंट के 4 मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज कथुरिया जो हादसे के पहले एक फोर्स गुरखा कार चला रहा था और जिसके चलते जो पानी का बहाव तेज हुआ और आरोपी है कि उसके चलते लोहे का गेट टूट गया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप देखें एक बार फिर से जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे अब पुलिस उनको लेकर जा रही है। यहाँ पर बस खड़ी हो गई है और बारी बारी से जो बाकी के बचे हुए छात्र हैं उनको इसी बस में
बिठाया जा रहा है और पुलिस उनको यहाँ से लेकर जा रही है ताकि इस सड़क पर कोई भी प्रोटेस्टर ना रहने पाए। तो आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। सर अभी क्या कार्रवाई हो रही है सर? प्रोटेस्ट खत्म हो गया? सर छात्र कह रहे हैं कि ये धरना खत्म करने की साजिश है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कहाँ ले जा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से छात्रों को आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बात हुई? लेके जा रहे हैं, कहीं यहाँ नहीं बैठने दे रहे हैं, यहाँ से जाओ बोल रहे हैं बस। कहाँ ले जा रहे हैं? जी लखनऊ में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो हम लोग किए थे। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी तो यहाँ भी प्रोटेस्ट? जी वहाँ यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं, प्रोटेस्ट की शामिल होने की बात नहीं है, मैं छात्र हूँ। वहाँ पे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप क्या तैयारी कर रहे हैं? शिवम पांडे, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ मैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। लखनऊ में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनको, जैसा मैंने पहले कहा कि उनको यहाँ से हटाकर ये पूरा जो इलाका है वो क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में भी आ गए। वो लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे, जाति जनगणना की मांग करते रहे और माफी मांगने की भी मांग करते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आपको बता दें कि उस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की। उसके बाद अनुराग ठाकुर का एक बयान आया जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और आपातकाल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की जमकर आलोचना की बीजेपी नेताओं ने। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिनको जाति नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर जमकर बवाल हुआ। अनुराग ठाकुर के कल के बयान को टैग करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये मेरे युवा और ऊर्जावान साथी श्री अनुराग ठाकुर का भाषण है, इसे जरूर सुने। तथ्यों और हास्य का सटीक मिश्रण है जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को पर्दाफाश उसका करता है। और इस पूरे विवाद के बीच जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसका निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं।
यहाँ बारो जोरो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं, हर सुबह शाम जाति जाति। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि संघ का राष्ट्र कल्याण और संस्कृति में अहम योगदान है। Honorable members, I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. To take exception that a member of this organization cannot participate in development journey of the nation is not only unconstitutional but beyond the rules. हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे है संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। अमित शाह ने बात की। अदानी पावर ने 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। नतीजों के अनुसार अदानी पावर की पहली तिमाही में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले आमदनी 30% बढ़त के साथ 15,052 करोड़ पहुंची है। इसी तरह एबिटा 2023-24 की पहली तिमाही के मुकाबले बढ़कर 6,290 करोड़ हो गया है, यानी पिछली बार से 53% की ज्यादा बढ़त है। टैक्स से पहले मुनाफा 95% बढ़कर 4,483 करोड़ रुपए हो गया। अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे इजराइल के हमले की। आपको बताएं कि इजराइल ने 2 दिन में डबल अटैक किया है। एक हमला बैरूत में किया गया जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर किया गया, और दूसरा हमला हुआ तेहरान में जहां पे हमास के प्रमुख टॉप कमांडर इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। तो 2 दिन में 2 बड़े हमले, एक तरफ हिजबुल्लाह को निशाना टारगेट किया गया, दूसरी तरफ हमास को। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहें NDTV इंडिया।